Welcome dear students. Here we have started the solution series, or you should say the classes for class 12 mathematics syllabus from chapter 1, that is relation and function. So ये हमारी पहली वीडियो है सीरीज़ ऑफ NCERT फ्रॉम क्लास 12 मैथमेटिक्स. तो आप लोग वन बाय वन सारी वीडियोस से गो थ्रू हो सकते हैं टू गेट द सॉल्यूशंस एंड कंसेप्ट्स ऑफ ऑल द चैप्टर्स अवेलेबल इन योर NCERT फॉर क्लास 12. सो ये हमारा सबसे पहली आज वीडियो है दैट इज़ बेस्ड ऑन बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन. सो हम लोग सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम लोग वी विल कम अप टू सम एग्जाम्पल्स एंड देन वी विल कैरी ऑन टू एक्सरसाइज. तो स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट से. तो सबसे पहले हमारा कंसेप्ट है ऑर्डर्ड पेयर का, बिकॉज अगर आपको शुरू करना है रिलेशन एंड फंक्शन सो यू शुड हैव अ नॉलेज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड पेयर किसे कहते हैं आप लोग पढ़ते आ रहे हैं फ्रॉम बिगनिंग ऑफ 11th ऑल्सो, और पीछे क्लासेस में भी आपने पढ़ा है ऑर्डर्ड पेयर. सो क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर? आई हैव रिटन द डेफिनेशन फॉर यू टू सेव द टाइम. So it is a pair of two numbers or variables written inside a bracket and separated by a comma. ये एक पेयर होता है दो नंबर्स का. आपने देखा होगा कि आपने ब्रैकेट लगाया और कॉमा लगाकर दो पेयर्स लिखते हैं आप, जैसे 1, 2 लिख दिया आपने. ये क्या हो गया? एक ऑर्डर्ड पेयर हुआ है. अब ये ऑर्डर्ड पेयर की जो कंडीशन है कि इसकी क्या कंडीशन बेसिकली है कि इसकी जो सीक्वेंस है वो मैटर करेगी. यहाँ पर क्या होगा? ये x की वैल्यू होगी और ये अगली हमारी नेक्स्ट y की वैल्यू होगी. तो ऑर्डर्ड पेयर में जो सीक्वेंस होता है वो बहुत मैटर करता है. यानी अगर कहीं लिखा है xy एंड yx, सो विल दीज इक्वल? नो, दीज ऑर्डर्ड पेयर्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर के लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यूज शुड बी इक्वल. x शुड बी इक्वल टू x, y शुड बी इक्वल टू y. सो दिस इज अ सिचुएशन फॉर ऑर्डर्ड पेयर. सो अगर हम बात करें ऑर्डर्ड पेयर, अगर कहीं 1, 2 लिखा है तो ऑर्डर्ड पेयर की दो तरह की रिप्रेजेंटेशन हम लोग जानते हैं. अगर ये लिखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो आप इसे क्या मानेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये दिखाता है पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कह सकते हैं हम टू डायमेंशनल प्लेन में, या फिर कह सकते हैं इट रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट. तो यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये दिखाता है एक पॉइंट को, राइट. और यही ऑर्डर्ड पेयर सेट थ्योरी में किसको शो करता है? आपको सोचना है. यही ऑर्डर्ड पेयर सेट थ्योरी यानी रिलेशन, फंक्शन, सेट्स हमने जो पढ़े हुए हैं 11th स्टैंडर्ड में, उसमें ये किसको शो करता है? ये रिप्रेजेंट करता है रिलेशन एलिमेंट को, या फिर आप कह सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को. यानी कि ये क्या दिखाता है हमारा? ये दिखाता है 1 इज़ रिलेटेड टू 2, यानी कि इट इज़ वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ रिलेशन सेट. तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये पॉइंट को शो करता है और सेट थ्योरी में हमारा ये एक एलिमेंट होता है रिलेशन सेट का. तो यानी 1 इज़ रिलेटेड टू 2 अगर ये रिलेशन का एलिमेंट है तो इसका मतलब दोनों में रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट. हमने ऑर्डर्ड पेयर देख लिया. ऑर्डर्ड पेयर ऐसे होते हैं आपके, इट्स अ पेयर ऑफ टू नंबर्स और वेरिएबल सेपरेटेड बाय अ कॉमा एंड एनक्लोज्ड विद इन द ब्रैकेट्स. कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं. कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है अगर आपके पास टू सेट्स हैं ए एंड बी और आपने दोनों के एलिमेंट्स पिक करना शुरू किया और सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बना लिए ए कॉमा बी फॉर्म के, तो यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट को दिखाया जाता है ए क्रॉस बी से, सच दैट उसमें एलिमेंट्स ए और बी फॉर्म के होंगे. क्यों होंगे टू फॉर्म्स के? क्योंकि ए एलिमेंट ए से उठाया जाएगा एंड बी फ्रॉम कैपिटल बी सेट, सच दैट A बिलोंग्स टू सेट A एंड B बिलोंग्स टू सेट B. अब इसको हम और अच्छे से समझ लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट होता कैसे है. फॉर एग्जाम्पल आपने टू सेट्स लिए हैं, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू सेट्स. ये हमारा है 1, 2, 3 और ये हमारा है एलिमेंट A एंड B. तो इसमें पॉसिबल मैपिंग कैसे हो सकती है? वो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, यानी हम कैसे कैसे इनको मैप कर सकते हैं. सो 1 को पहले A के साथ कर सकते हैं. तो कार्टेशियन सेट हमारा A क्रॉस B का जो बनने वाला है वो बनेगा, सबसे पहला 1 को A के साथ मैप किया, सो 1, A. हो सकता है 1 को B से मैप करें आप, सो 1, B. नाउ वी कैन बिगिन विद 2, A, 2, B एंड सिमिलरली 3, A एंड 3, B. सो कह सकते हैं इट इज़ हैविंग ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स. पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर जो बन सकते हैं, देखो 1 की ए से मैपिंग की, देन बी से की, लाइकवाइज सारे एलिमेंट्स की. तो कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. इसका मतलब कार्टेशियन सेट में कितने एलिमेंट्स आए हैं? 6 आए हैं. तो कैसे आते हैं? आप देखो पहले सेट में 3 एलिमेंट्स हैं
और सेकंड सेट में 2 एलिमेंट्स है तो 3 2 टाइम्स 6। इसका मतलब कार्टेशियन सेट में कैसे निकालते हैं हम एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन सेट हमेशा किसके बराबर होता है, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी। क्या मतलब होता है कार्डिनलिटी का, यानी एलिमेंट्स ए सेट में कितने हैं इंटू बी सेट में कितने हैं, मल्टीप्लाई करो एंड गेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कार्टेशियन सेट। आई होप आपको कार्टेशियन सेट निकालना आ गया है। तो हमेशा देखो उसमें ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लगे हुए एलिमेंट्स। तो यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये मैटर करता है 1a a1 अलग अलग चीज़ें हैं। अगर कहीं लिखा है 1, a और कहीं लिखा है a, 1 तो बोथ आर डिफरेंट थिंग। ये ऑर्डर्ड पेयर है, इसीलिए यहाँ की पोजीशन मैटर कर रही है। 1 की इमेज a है, यहाँ पर a की इमेज 1 है, तो दोनों बातें अलग अलग हैं। और आप कह सकते हैं 1 इज़ रिलेटेड टू a इज़ रिलेटेड टू 1, सो एज पर द रिक्वायर्ड सिचुएशन। तो इसका मतलब यहाँ पर मैटर करेगा पोजीशन, यानी ये एक्स ऑर्डिनेट पर क्या ले रहे हैं आप, वाई ऑर्डिनेट पर क्या ले रहे हैं, इसीलिए ऑर्डर्ड पेयर की यहाँ बहुत इंपॉर्टेंस है। सो आप लोग को समझ आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन, a क्रॉस b इक्वल a कॉमा b सच दैट a बिलोंग्स टू a सेट एंड स्मॉल b बिलोंग्स टू b सेट। नाउ a क्रॉस फाई, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट नोट कि अगर हम किसी भी नॉन एम्प्टी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं फाई एक्स के साथ, यानी एम्प्टी सेट के साथ, तो जाहिर सी बात है एम्प्टी सेट के साथ कार्टेशियन सेट निकालने की कोशिश करोगे तो एम्प्टी ही आएगा, सो फाई विल बी द आंसर। सो सेट की डेफिनेशन पर आते हैं हम, क्योंकि हमें रिलेशन तक पहुंचना है तो हमें इनसे गुजर के चलना है। तो सेट क्या होते हैं, सेट की डेफिनेशन आपने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी हुई है। सेट हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, यानी वो वेल डिफाइंड हमारे लिए तो है तो वो सभी के लिए वेल डिफाइंड होना चाहिए, तभी वो सेट के अंदर काउंट होता है। तो जैसे आपसे कहा जाए सेट ऑफ ऑल डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, क्या ये हमेशा ये कलेक्शन हमारा सेट होगा? अगर मैं कहूँ आपसे कलेक्शन ऑफ ऑल डेंजरस एलिमेंट इन द वर्ल्ड, क्या आप उसका सेट बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि सेट के लिए डिफाइंड होना चाहिए सबके लिए वो चीज़। हो सकता है मेरे लिए डेंजरस एलिमेंट कोई और हो, यानी कि डेंजरस एनिमल कोई और हो, आपके लिए कोई और हो सकता है। तो इसका मतलब है वो एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एनिमल नहीं है जो डेंजरस सभी उसे बताएं। सारे एलिमेंट्स हम ऐसे नहीं उठा सकते, सारे एनिमल्स हम कंबाइन नहीं कर सकते एक साथ एक प्रॉपर पैरामीटर से, इसीलिए वो एक सेट नहीं बनाएगा। तो सेट बनाने के लिए क्या होना चाहिए? ऐसी ऑब्जेक्ट्स हों जो प्रॉपरली डिफाइंड हो और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। तो अब आप देखिए एग्जाम्पल करते हैं। तो हमने सेट की 2 फॉर्म पढ़ी थी, आपको याद हो? हमने पढ़ी थी सेट की, वन ऑफ द फॉर्म वाज रोस्टर फॉर्म एंड अनदर वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। क्योंकि ये दोनों फॉर्म्स काम आने वाली हैं रिलेशन पढ़ने के लिए, सो आपको दोनों फॉर्म्स का आइडिया होना चाहिए। तो रोस्टर फॉर्म लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक सेट ले रहे हैं ए सेट, जो कि हमारा सेट रोस्टर फॉर्म में है। हम ले लेते हैं सेट ऑफ ऑल डेज इन अ वीक, तो यानी कि संडे कॉमा मंडे कॉमा ट्यूसडे चलते जा रहे हैं हम, लास्ट हम लोग गए सैटरडे तक। इसका मतलब ये मैंने बीच में लिखा नहीं है टू सेव माई टाइम, तो आप ध्यान रखिए 7 एलिमेंट्स का एक सेट है। अब इस सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? सो यू रिमेंबर सेट बिल्डर लिखने के लिए हमें प्रॉपर्टी डिफाइन करनी पड़ती है, तो कैसे डिफाइन करेंगे देखिए। सो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल, यानी ए सेट हमारा किसका है? ये डेज ऑफ अ वीक का है, तो यानी हम एक्स एलिमेंट हमेशा लेते हैं सच दैट एक्स इज़ अ डे इन अ वीक, यानी कि हमारा सेट डिफाइन हो गया। यानी हमने एक सेट डिफाइन किया है किसका? एलिमेंट्स एक्स की फॉर्म का, जहाँ पर एक्स क्या दिखाएगा? एक्स इज़ अ डे इन अ वीक। सो दिस वाज द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ एनी सेट एंड दिस वाज रोस्टर फॉर्म ऑफ गिवन सेट। दोनों गिवन सेट के हैं यहाँ पर। सो आई होप आपको सेट समझ में आ गए। अब हम रिलेशन पर आते हैं। देखो रिलेशन क्या होता है, जब 2 एलिमेंट आपस में रिलेटेड हो तो वो रिलेशन के अंदर आएंगे। तो अभी सबसे पहले रिलेशन तक पहुंचने के लिए आपको कार्टेशियन सेट तो बनाना आना चाहिए ना, तभी तो आप एलिमेंट्स को दिखाते हैं मैप करते हुए। तो याद रखिएगा जो रिलेशन होता है ए सेट से बी सेट तक का, वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का ही, क्योंकि ए क्रॉस बी में तो हम सारे रिलेटेड एलिमेंट्स दिखाते हैं, उसी से उठ के रिलेशन में आ जाते हैं। तो यानी कि रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं आर इज़ कंटेन्ड और इट मे बी इक्वल टू ए क्रॉस बी। यानी कि जो रिलेशन होगा हमेशा इन्हीं के कुछ एलिमेंट्स को उठाएगा, और कभी कभी हम ऐसा रिलेशन भी डिफाइन कर सकते हैं जो इक्वेलिटी पे आ जाए इसकी, यानी पूरा का पूरा ए क्रॉस बी अपने अंदर ले ले। तो इसका मतलब है रिलेशन हमेशा ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ठीक, अब आपको पता होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालते हैं ए सेट बी सेट के अंदर। अब अगर आपके पास ए सेट में 3 एलिमेंट्स हैं और बी सेट में 2 एलिमेंट हैं, तो कार्टेशियन में तो 6 हो गए, लेकिन रिलेशन में कितने होंगे? वो होंगे आपके 2 टू द पावर 6। तो फॉर्मूला आई एम राइटिंग हियर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ए सेट है जिसमें m एलिमेंट्स हैं, यानी कार्डिनलिटी m है, एंड वी हैव बी सेट विद एलिमेंट्स n।
तो आपके नंबर ऑफ रिलेशन होंगे 2 to the power mn। तो ये दिस इज़ द फॉर्मूला यू हैव टू लर्न। तो आप इसे लर्न करेंगे। सो आई होप आपको समझ में आया है रिलेशन तक। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन और